कैसे हो आप लोग? सब लोग अच्छे हो? बहुत अच्छे। आज जो है हम लोग हिंदी में हमारा एक पाठ है धानों का गीत, और इसको लिखा है श्री केदारनाथ सिंह जी ने, उसको पढ़ेंगे। ठीक है? तो आपको पता है कि जब हम कोई गीत पाठ का भावार्थ लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है कई बार बताया है, आप पता भी होगा, फिर दोबारा बताते हैं कि प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के पाठ धानों का गीत से लिया गया है, और इस गीत के लेखक श्री केदारनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, आप लिख पाओगे। इसके बाद में प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है कि जो कविता है या गीत है, उस गीत में जो पंक्तियां के भाव क्या हैं, उस भाव को हम संक्षेप में लिखते हैं। तो इसमें जो है, इस गीत में किसान जो है वो बादल को आमंत्रित करता है अपने खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए। तो आप इसको लिखना कि प्रस्तुत गीत में किसान जो है बादल को विनती करता है, आमंत्रण देता है कि इस बार जरूर आना और खेतों में बरसना, जिससे हमारे खेतों की फसलें अच्छी पैदा हों या उनकी उपज अच्छी हो। तो अब इसके बाद हम भावार्थ देखते हैं। अब इसके बाद पहली पंक्तियों में देखते हैं। पहली पंक्तियां हैं गीत की इस प्रकार: धाने उगेंगे कि प्राणे उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। अब देखिए पहली पंक्तियों में जो है किसान लहलहाते धान के खेतों को देख करके खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और कहता है कि उसके खेतों में धान होंगे, उसके खेतों में धान उगेंगे, और जिसके लिए पानी की ज़रूरत है, बरसात की ज़रूरत है। तो बादल को आने का निमंत्रण देता है, न्योता देता है, कहता है इस बार बादल जी आप आना ज़रूर, जिससे आप आओगे तो बरसात होगी और हमारे खेतों में फसलें अच्छी होंगी। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। आगे किसान कहते हैं कि चंदा मीन्स है चांद, कच्ची मतलब जो कोमल हैं, कलगियाँ टहनियाँ बालियाँ, धान की जो कोमल बाली हैं, मुलायम बाली हैं, उनके लिए कहा गया है कि चंद्रमा जो है या चांद धान की कोमल बालियों पर क्या फैलाएगा? चांदनी छिटकाएगा, क्योंकि चंदा से चांदनी आती है, चांदनी रोशनी निकलती है। तो वही किसान ने कहा है कि चंदा जो है या चंद्रमा जो है वो धान की कोमल बालियों पर चांदनी फैलाएगा, और सूरज को सूखी रेत में, सूरज जो है वो अपनी रोशनी यानी जो धूप है उसको जब सूखी रेत पर फैलाएगा, प्रकाशित करेगा, तो सूखी रेत चमकेगी। आगे कहते हैं आना जी बादल जरूर। गीतकार जो है वो फिर से कहते हैं कि अपनी कविता के माध्यम से कि किसान कह रहा है कि आप आना जरूर, आपको निमंत्रण देता हूँ कि इस बार आना जरूर। आगे पुकारेगी सूनी डगरिया, पीछे झुके वन बेत, संझा पुकारेगी गीली अखड़ियाँ, भोरे हुए धन खेत, आना जी बादल जरूर। अब देखिए इन पंक्तियों का अर्थ कि आगे पुकारेगी सूनी डगरिया, सूनी सुनसान खाली, और डगरिया का रास्ता, डगर जिसको कहते हैं पथ या मार्ग। तो किसान आगे कहते हैं कि जब बरसात होगी, बारिश होगी, बारिश के कारण खेत से आगे के जो रास्ते होंगे वो सूने होंगे, खाली होंगे, और आगे कह रहे हैं कि पीछे झुके बन बेंत, और उनके पीछे जो बेंत बांस के लिए कहा गया है, बांस के जो पेड़ हैं वो झुके दिखाई देंगे। जब बरसात होगी तो खेतों के आगे के जो रास्ते हैं वो खाली होंगे, सूने होंगे, डगर खाली होगी, और बांस के पेड़ झुक करके नीचे आ जाएंगे। आगे कहते संझा पुकारेगी गीली अखड़ियाँ, भोरे हुए धन खेत। संझा जो है वो शाम के समय को कहा गया है, यानी संध्या के लिए कहा गया कि संध्या के समय
नमी से आंखें क्या होंगी, अखड़ियाँ का अर्थ है आंखें। संध्या के समय नमी से आंखें गीली होंगी। और भोर सुबह के लिए कहा गया है। और सवेरे खेतों में धान लहराता हुआ नजर आएगा। इसके लिए फिर से किसान कहता है कि आना जी जरूर, यानी बादलों से फिर विनती करता है कि आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप आना जरूर, आप आना जरूर, जिससे वर्षा होगी और खेतों में धान उगेंगे। अगली पंक्तियां देखिए। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में। यहाँ कपने का जो अर्थ है वो हिलने से है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई कांपता है तो उसका शरीर हिलता है। तो यहाँ कपने का जो अर्थ है वो हिलने से है। तो किसान जो है वो खेत में हिलते हुए धान को देख करके प्रसन्न होकर के कहता है कि धान हिलेंगे, यानी धान हिलने लगेंगे। जब हवा चलेगी तो धान हिलने लगेंगे। आगे कह रहे हैं कि धान कपेंगे कि प्राण, यानी जब हवा होगी, बढ़िया हवा चलेगी तो हमारे जो खेतों में धान की फसल है वो हिलेगी। आगे कह रहे कपेंगे हमारे खेत में, यानी जब बारिश होगी तो हमारे खेत में धान की फसल अच्छी होगी और हवा चलने पर धान की फसल हमारे खेतों में क्या होगी, लहराएगी। आना जी बादल जरूर। फिर से किसान जो है बादलों को अनिवार्य रूप से आने के लिए निमंत्रण देता है कि आप जब आओगे बादल जी तो हमारे खेत में क्या होगी, अच्छी बरसात होगी। और जब बरसात अच्छी होगी तो हमारी धान की फसल कैसी होगी, कैसी होगी, अच्छी होगी। आगे कहते हैं धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, सांझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। तो आगे किसान कहते हैं कि धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे। जब धूप ढलेगी तब तुलसी के पौधे क्या होंगे, हिलने लगेंगे। सांझ घिरे पर कनेर, और संध्या के समय कनेर जो एक पीले रंग का पुष्प होता है वो क्या होगा, खिल उठेगा। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे। और कह रहे हैं कि ज्वार जो है वो एक अनाज है, ठीक है। कह रहे हैं ज्वार और धान की जो लहलहाती फसल है वो जब पूजा का करने का समय होगा तब हिलने लगेगी, यानी धान और ज्वार की फसलें पूजा के समय या पूजा करने के समय हिलती हुई नजर आएंगी। धान दिए की बेर। अब आपने देखा होगा बेर का थोड़ा साइज बड़ा होता है, धानों का छोटा होता है। तो यहाँ पर किसान ने जो है धान की फसल के धान के जो बीज हैं उसकी तुलना बेर से की है कि जब बरसात अच्छी होगी तो धान के जो दाने होंगे वो कैसे होंगे, बेर जैसे बड़े बड़े मोटे मोटे होंगे। तो उन्होंने कहा है कि बादल जी आना जरूर, और जब आप आओगे बरसात अच्छी करोगे तो धान दिए की बेर, यानी आपने धान के दाने दिए हैं कि बेर जैसे मोटी मोटी फसल पैदा होगी, यानी दानों जो दाने तैयार होंगे वो मोटे मोटे तैयार होंगे। आगे कहते हैं आना जी बादल जरूर। फिर से वही बादल के लिए बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। फिर किसान कहते हैं कि जब फसल अच्छी होगी तो धान जो है हमारे खेतों में पकेंगे, और जब खेतों में पकेंगे तो किसान की जो आत्मा है, यानी जो किसान है वो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन अपनी फसलों को बेच करके पूरा कर सकेगा। यानी फसलों को पानी की जो ज़रूरत है वो बादल जी आप पूरी कर दोगे तो हमारी फसलें भी अच्छी होंगी। तो कहते हैं धान पक जाएंगे हमारे खेतों में और आप आना जरूर। कहते हैं अनिवार्य रूप से बादल को आने का न्योता दे रहा है किसान। कहते हैं कि आप अनिवार्य रूप से आना, हम आपको निमंत्रण देता हूं। और कहते हैं कि उनके खेतों में धान की फसलें पक जाएंगी। आपको समझ आया होगा इसका भावार्थ? आप लोग कल इसको लिख करके लाओगे।